हाय फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। आज हम देखेंगे अंग्रेजी कंपनी का भारत में आगमन कैसे होता है, इसको हम विस्तार रूप से देखेंगे। इसके पहले हमने देखा था पुर्तगाली कंपनी और डच कंपनी वह भारत में कैसे आती हैं और आने के क्रम में वह अपना व्यापार किस तरह से करते हैं। वास्को डी गामा जब आता है 1498 में, वह जल के रास्ते से आता है और वहीं से माना जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा द्वारा किया गया था। वास्को डी गामा जब आया था, ये मान लीजिए हमारा हो गया यूरोप, भारत, और यहाँ से जब वो आता है तो बीच में अफ्रीका के साइड से होते हुए वह पहुँचता है भारत में। वह चलता है यूरोप से होते हुए अफ्रीका को क्रॉस करते हुए पहुंचता है भारत में। वह आता है 1498 में, जो हमने पिछले वीडियो में इसे कवर किया था कि वास्को डी गामा भारत कब आता है और आने के क्रम में वह कहां पर पहुंचता है, जहां के राजा जमोरियन उसका स्वागत करते हैं। इन सभी को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम देखेंगे अंग्रेज कंपनी जो आते हैं। जब वास्को डी गामा आता है, यहीं से प्रचार हो जाता है कि एक जगह है भारत, वहाँ पर व्यापार करना काफ़ी उचित रहेगा और यहाँ पर मसालों की जो है खान पाई गई है। ऐसी कई यहाँ से जो वस्तु लेकर जाता है वास्को डी गामा अपने यहाँ पर यूरोप में, यहीं से प्रचार हो जाता है भारत का। उसके बाद वहाँ से 100 साल बाद चलते हैं डच, अंग्रेज और आगे चल के फ्रांस, डेनिश आदि जो आते हैं, वहाँ से कई सारी कंपनी आती हैं। तो इसी क्रम में हम देखेंगे अंग्रेजों को। तो देखते हैं हम अंग्रेज को। सर्वप्रथम भारत आने वाला जो ब्रिटिश था वो था जॉन मिल्टन हॉल या सर जॉन मिल्टन हॉल। ये जो आता है भारत में, यह आता है 1597 या कहीं कहीं किसी बुक में इसे 99 भी लिखा गया है कि जो जॉन मिल्टन हॉल आता है भारत आने के क्रम में, वह आता है 1597 या 99 माना गया है। वह आता है जब भारत के सीमा तट पर, तो देखता है कि वहाँ पर पुर्तगाल जो है मौजूद रहते हैं। जो है कि पुर्तगाल यहाँ पे आ चुके हैं, जो 1498 में ही पुर्तगाल आ गए थे। वह आता है और आने के क्रम में वह इनसे युद्ध करता है। जो सर मिल्टन हॉल है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो आया था ये स्थलीय मार्ग से आया था। यह कैसे भारत में आया था, तो यह स्थलीय मार्ग से आता है। और बाकी जो कंपनी आ रही है, जो पुर्तगाल आए थे, डच आए थे और जो आएंगे, वो सब आते हैं जलीय मार्ग से होते हुए भारत में आते हैं। क्यों जल के मार्ग से आते हैं? क्योंकि आने के क्रम में बीच में उनका जो सामना होता है वो अरब देश से होता है और अरबी देश यह कभी नहीं चाहेगा कि कोई अन्य देश जाकर हमारे साइड से होते हुए दूसरे देश में जाकर व्यापार करे। और इस तरह से वो लोग जानते थे कि अरबी जो है वह हमसे युद्ध करेगा। इस तरह से वो लोग जल के माध्यम से आकर के सीधा भारत पहुंच जाते थे। लेकिन यह ऐसा व्यक्ति था जो मिल्टन हॉल, ये पहुंचता है सीधा स्थलीय मार्ग से होते हुए यह भारत पहुंचता है। और भारत के पहुंचने के क्रम में वह करता क्या है कि सन 1599 यह पुर्तगालियों से एक युद्ध कर लेता है। एक अचानक एक युद्ध होता है और इस युद्ध में यह पुर्तगालियों को पराजित कर देता है। पुर्तगालियों को अचानक से पराजित करने के बाद जो ये है हाल मिल्टन जो है, यह जब पराजित करता है, यह समझ जाता है कि भारत में अगर हम व्यापार करने आएंगे तो आसानी से पुर्तगालियों को हटाकर व्यापार कर सकते हैं। पुर्तगाली की शक्ति जो है इस वक्त वह काफ़ी खत्म होती दिखाई देती है। यह दौर होता है 1600 का, जो ब्रिटेन जब कंपनी आती है भारत में, और इसमें जो भारत में जिसका साम्राज्य चल रहा होता है, इस समय मुगल का समय चल रहा होता है। और मुगल में जो इस समय शासक कर रहे थे वो महान अकबर यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं भारत में। जब 1599 से वह फिर वापस लौटता है, जाता है ब्रिटेन जाने के क्रम में जो मिल्टन हॉल है वह पहुंचता है और यहाँ की सारी बात जो अपने वहाँ के लोगों से बताता है कि एक जगह है भारत और वहाँ पर हम व्यापार कर सकते हैं। तो वहाँ पर व्यक्ति कुछ जो व्यापार करने होते जो व्यापारी थे
वो व्यापारी लोग, जो व्यापारी थे वह व्यापारी एक संगठन बनाते हैं कि हम संगठन बना करके जो वहाँ की जो रानी थी वो रानी से मिलते हैं। जो व्यक्ति एकत्रित हुए थे उनकी संख्या थी 117 लोग जो थे वो इकट्ठा होते हैं। जो एक व्यापारी थे वो इकट्ठा होने के बाद वह कहते क्या है कि हम लोग चलकर जो रानी है वो रानी एलिजाबेथ, जो एलिजाबेथ प्रथम थी, एलिजाबेथ प्रथम से वो लोग कहते हैं कि हम आग्रह करेंगे कि हम भारत में जाएंगे और भारत में जाने के बाद हम भारत से व्यापार करेंगे, क्योंकि जो पुर्तगाल है वह भारत से व्यापार कर रहा होता है, हम भी जाएंगे और भारत से व्यापार करेंगे। और रानी एलिजाबेथ को लगने लगता है कि शायद हमें उनको भेजना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे देश से आयात निर्यात होगा तो हमारे देश का विकास होगा। वहाँ से ये लोग जो सामान लेकर आएंगे, जो वस्तु लेकर आएंगे, मसाले लेकर आएंगे, हमारे यहाँ पुर्तगाल में वो जो यूरोप है, यूरोप में बेचा जाएगा, तो जो हमारे देश की वृद्धि होगी। तो रानी एलिजाबेथ जो है वह मान जाती हैं, और जो मानती हैं वो जो समय था 31 दिसंबर 1600 को वह जो है इस प्रस्ताव को मान लेती है कि हमारे यहाँ के लोग, ब्रिटेन के लोग जो है भारत जाएंगे व्यापार के तौर से। और यह जो पास बिल होता है वह 31 दिसंबर 1600 को यह फरमान जारी कर दिया जाता है कि ठीक है आप लोग जा सकते हैं भारत, और भारत जाने के बाद व्यापार कर सकते हैं। तो जब यह फरमान जारी होता है तो इस समय जो कंपनी का नाम रखा जाता है वो कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन टर्निंग इनटू द इंस्टीट्यूट। यह कंपनी का नाम रखा जाता है कि इसी कंपनी के नाम से यह कंपनी भारत जाएगी, क्योंकि किसी भी देश में व्यापार करने के लिए एक संस्था चाहिए कि हम किस संस्था किस नाम से जाकर दूसरे देश में व्यापार करेंगे, उसका एक केंद्र होना चाहिए, उसका एक नाम होना चाहिए। तो रानी एलिजाबेथ ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें इन्होंने ये नाम रखा, और इस नाम से जो है कंपनी जाएगी, जिसे इन्होंने चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट से संबोधित किया कि इसी चार्टर एक्ट या इसी कंपनी के द्वारा जो है भारत में जो हम ब्रिटिश हैं या जाकर व्यापार कर सकते हैं। तो इसमें जो अपील करते हैं वो व्यक्ति थे 117 व्यक्तियों द्वारा अपील करने पर जो रानी एलिजाबेथ थी वह मान जाती है। और मानने के बाद यह व्यक्ति करते हैं क्या है कि एक संगठन बनाते हैं, और इस संगठन में एक मेंबर चुने जाते हैं कि कौन कौन मेंबर जो है इसमें चुने जाएंगे जो उचित हैं, जो जाकर के भारत में एक अच्छा व्यापार कर सके, एक अच्छा जो है वहाँ पर अपना कंपनी डाल सके। तो उस समय टोटल व्यक्ति आते हैं 26 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है उस समय कि 26 व्यक्ति जो है ये उस मेंबर रहेंगे, और 26 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उसका जो मेन था, एक व्यक्ति उसमें जो मेन था, और बाकी व्यक्ति जो थे उनके कार्य करते रहेंगे। एक व्यक्ति मेन हो गया, बाकी जो 25 है वह इनमें कार्य करेंगे। और जब ये लोग रवाना होते हैं भारत के लिए, भारत के आने के क्रम में जो कंपनी यहाँ चलती है, यह कंपनी जो चलती है भारत, वह चलती है 1701 में। यह कंपनी 1601 में, यह कंपनी जो चलती है 1601 में, क्योंकि 1631 दिसंबर, लास्ट दिसंबर को इनका जो प्रस्ताव पारित होता है, और 1601 में यह भारत के लिए रवाना होते हैं। जो 1603 तक जो है यह आने के क्रम में जाते हैं कहाँ पर, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया क्यों चले गए, तो इनका एक जो है कारण है इंडोनेशिया जाने का, क्योंकि जब 1599 में जो ब्रिटेन गया था भारत, और जाने के क्रम में वह यूरोपियों से जो पुर्तगाली थे उनसे युद्ध कर लेता है, और वह जानता था कि उसमें जो पुर्तगाली थे वह कम मात्रा में थे और हमने उनको पराजित कर दिया। लेकिन अब वो जो है वो जो सचेत लिए हैं कि जो आएंगे ब्रिटेन, हम उनसे मुकाबला करेंगे। और जो ब्रिटेन थे वह जानते थे कि हम अगर अभी भारत पहुंचेंगे तो हम पर अटैक हो जाएगा और हम पराजित हो जाएंगे। इसी के क्रम में वो लोग
1601 से 1603 के बीच में जाकर रहते हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में 3 साल गुजारने के बाद अब इधर क्या होता है ब्रिटेन में कि 1603 में रानी जो एलिजाबेथ थी उनकी मृत्यु हो जाती है। रानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद यहाँ पर आते हैं जो जेम्स प्रथम, इनकी मृत्यु हो जाती है रानी एलिजाबेथ की। और फिर आते हैं गद्दी पर जेम्स प्रथम जो आ चुके हैं गद्दी पर। इनके आने के क्रम में जो ये सेना थी जो भारत आ रही थी व्यापार के लिए, वह 1604 में भारत पहुंचती है। और भारत पहुंचने के क्रम में जब यह पहुंचते हैं भारत में तो इनका मुकाबला होता है पुर्तगाल से। इनका मुकाबला पुर्तगाल से होता है और पुर्तगाल से मुकाबला होने के क्रम में एक युद्ध होता है जो 1604 में, जिसे होरमुज के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध होता है 1604 में और ये युद्ध पुर्तगाल और ब्रिटेन के बीच में होता है। पुर्तगाल और ब्रिटेन अंग्रेज के बीच में होता है और इस युद्ध में पुर्तगाल हार जाते हैं। पुर्तगाल जब हार जाते हैं तो जो होरमुज था, ये होरमुज बंदरगाह जो पुर्तगालियों का था, वह चला जाता है ब्रिटेन के पास। यह ब्रिटेन के पास चला गया और ब्रिटेन के पास जाने के बाद जो पुर्तगाल थे वह कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस वक्त जो थे जेम्स प्रथम जो ब्रिटेन के एक राजा बन चुके होते हैं, वह जो है इनसे कहते हैं कि आप जा कर के जो है जेम्स प्रथम एक अपना राजदूत भेजते हैं जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को वह भेजता है एक राजदूत बनाकर, क्योंकि भारत पे हमें व्यापार करने के लिए भारत के जो शासक थे उनसे अनुमति लेनी होगी। तो भारत में जो मुगल वंश का दौर चल रहा होता है और इधर जो जेम्स प्रथम थे वह जानते थे कि हम अगर किसी भी राज्य पर, किसी भी देश में अगर व्यापार करेंगे या फिर वहाँ पर रहना हो तो वहाँ के जो राजा है, जो उस देश की सरकार है, उससे हमें अनुमति लेनी होगी। तो जो जेम्स प्रथम था वह एक अपना राजदूत बनाकर भेजता है किसको? कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस से बोलता है कि आप भारत जाइए और वहाँ जाने के क्रम में जो एक लेटर तैयार करता है, एक फरमान जो अकबर के लिए एक फरमान तैयार करता है जो जेम्स प्रथम, और भेजता है कैप्टन हॉकिंस को अकबर के दरबार में। जब वह चलता है कैप्टन हॉकिंस अकबर के दरबार में आने के लिए, वह पहुंचता है इनके दरबार में 1608 में यह पहुंचता है। लेकिन अकबर जो थे, अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है। इसमें 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी है। और जब यह पहुंचता है 1608 में तो इसमें जहांगीर मुगल दरबार या मुगल के शासक थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कैप्टन हॉकिंस को ही, जो जेम्स प्रथम थे, इन्हीं को ही क्यों भेजे, इसका कोई रीजन होगा। तो इसका रीजन ये था कि जो कैप्टन हॉकिंस था, यह व्यक्ति जो था, इसे तुर्की और अरबी जो भाषा है, यह उन दोनों लैंग्वेज को अच्छी तरह से बात कर सकता था। इनको वो अच्छी तरह से जानता था, तुर्की, अरबी और अंग्रेजी। हालांकि यह अंग्रेज तो था ही, यह तुर्की, अरबी और अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं को एक अच्छे तरह से बोल सकता था, एक अधिकारी भी था। और इस रूप में वो पहुंचता है किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। जब यह जहांगीर के दरबार में पहुंचता है तब करता क्या है कि इनसे वह फरमान जारी करने के लिए अपील करता है। पहुंचने के बाद यह अपनी भाषा जो है तुर्की, अरबी लैंग्वेज यूज करता है। और जब यह देखता है जहांगीर की यह व्यक्ति जो है एक अंग्रेज हो करके हमारी भाषा यूज कर रहा है, और जो जहांगीर है इनसे प्रसन्न हो जाता है। और इनसे प्रसन्न होने के बाद वह इन्हें उपाधि देता है। किसे? कैप्टन हॉकिंस को उपाधि देता है। किसकी? अंग्रेज खां की। अंग्रेज खां की इन्हें उपाधि देता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि
कैप्टन हॉकिंस को अंग्रेज खां की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। उसके साथ साथ जहांगीर ने इन्हें 400 मनसब भी दी थी। 400 मनसब भी उपहार में दिया था और इंग्लिश खां की उपाधि भी दी थी। फिर इनसे बोलता है जहांगीर कैप्टन हॉकिंस के कि आप हमारे दरबार में आए हैं, वह कारण क्या है? इनसे जब कारण पूछा है तो जो कैप्टन हॉकिंस थे वह कहते हैं कि हम आपके जो सूरत है, सूरत में या फिर आपके साम्राज्य में हम एक छोटा सा अपना कोठी बनाना चाहते हैं एक व्यापार के लिए। और उनको जो पूरा सिस्टम समझाता है कि हम व्यापार कैसे करेंगे, इसमें आपके देश का बहुत लाभ होगा, आपकी जनता जो आपसे बहुत खुश होगी कि हमारा राजा हमारे बारे में कितना सोचता है। इस तरह की वह कई बातें करता है। किससे? जहांगीर से। जहांगीर इनसे इंप्रेस हो जाते हैं कि वाह, यह व्यक्ति हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। ठीक है, हम आपको आदेश देते हैं कि आप जो है हमारे सूरत में अपना कोठी खोल सकते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस जो है वह इनसे मनवा लेता है और जहांगीर मान जाते हैं। अब जहांगीर के मानने के क्रम में क्या होता है कि जो इनका 1608 में सूरत में इनका कोठी बनना चालू हो जाता है। कोठी बनना चालू हो जाता है। कैप्टन हॉकिंस या ब्रिटेन का जो कोठी है वह सूरत में बनना चालू हो जाता है 1608 में। अब इधर जो पुर्तगाल थे वो पुर्तगाल करते क्या है? जो पुर्तगाल थे वह पुर्तगाल देखते हैं कि जो हमारा सूरत है, सूरत पे तो हमारा पहले से ही कोठी है और इन्होंने जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वह पहले से ही हॉर्मुज को हमसे युद्ध करके जो 1604 में युद्ध करके हमसे ले लिए हैं। अब क्या करना चाहते हैं? सूरत को भी हमसे छीन लेंगे। और वो लोग जाकर पहुंचते हैं जहांगीर के पास और जहांगीर से फिर से अपील करते हैं कि जहांगीर या आप क्या कर रहे हैं? हमें आपने आदेश दिया था कि आप जो है सूरत में व्यापार कर सकते हैं। और इस तरह से जब पुर्तगाल के कहने पर ब्रिटिश को जो फरमान मिला था उसे वापस ले लिया जाता है। इसे वापस लेने के बाद जो ब्रिटिश थे वह पहुंचते हैं मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में पहुंचते हैं और वहां पर वह अपना जो है कोठी स्थापित करने लगते हैं। कहां पर? मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में वह अपना कोठी बनाने लगते हैं। और उसी के बनाने के क्रम में जो 1609 में जो इन्हें शाही फरमान मिला था, ब्रिटिश को जो मिला था रानी एलिजाबेथ के द्वारा, इसे जेम्स प्रथम के द्वारा इसे जो है अनिश्चित के लिए जो रानी एलिजाबेथ इन्हें देती हैं, वह 15 वर्षों के लिए रानी एलिजाबेथ 15 वर्षों के लिए यह शाही फरमान जारी करती हैं कि आप भारत जाएंगे और भारत जाने के बाद 15 वर्षों तक आप व्यापार कर सकते हैं। और इसके बाद 1609 में इन्हें अनिश्चित तौर से भारत में व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं जेम्स प्रथम। उसके बाद होता क्या है कि 1611 में एक युद्ध होता है। इस युद्ध को स्वैली का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में जो होता है यह पुर्तगाल और ब्रिटेन के बीच में होता है। पुर्तगाल और ब्रिटेन के बीच में जो स्वैली का युद्ध होता है और इस युद्ध में जो थे पुर्तगाल वह हार जाते हैं। और पुर्तगाल के हारने के बाद जो इनकी कोठी थी मछलीपट्टनम में वह 1611 में बनकर तैयार हो जाती है। 1611 में इनकी कोठी बनकर तैयार हो गई। उसके बाद जब यह 1611 में इस युद्ध में जो पुर्तगाल हार जाते हैं, उसके बाद 1613 में जो इनकी कोठी थी सूरत में, वहाँ पर भी यह कोठी बनकर तैयार होती है। जो स्टार्ट हुई थी 1608 में वह तैयार बनकर हो जाती है 1613 में, क्योंकि जो जहांगीर था वह उन्हें मना कर देता है। मना करने के बाद जो पुर्तगाल यहाँ पर हारते हैं स्वैली के युद्ध में, यहाँ पर हारने के बाद 1611 में, उसके बाद 1613 में या फिर से वहाँ पर अपना कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो थे जेम्स प्रथम वह करते क्या है, वह फिर से एक अपना राजदूत भेजते हैं। फिर से उस व्यक्ति का नाम
उस व्यक्ति का नाम सर टॉमस रो। सर टॉमस रो को जो वहाँ के जेम्स प्रथम थे वह भेजते हैं जो राजदूत बनाकर। वह आता है फिर से, इस समय कौन थे, जहांगीर ही थे, क्योंकि जहांगीर जो हटते हैं वह 1627 में जहांगीर के दरबार में यह फिर से पहुँच जाता है। जो सर टॉमस रो है वह पहुँचता है जहांगीर के दरबार में, जो दूसरा राजदूत माना जाता है। जो भारत आने वाला या जहांगीर के दरबार में पहुँचने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, तो वह सर टॉमस रो था। यह आता है 1615 में। 1615 में आने के बाद यह फिर से पहुंचता है जहांगीर के पास और इनसे फिर से बोलता है कि आप जो है सूरत में ये लोग कोठी तो बना लिए थे, लेकिन वहाँ के जो मुगल शासक था उनसे अनुमति लिए बिना, इसलिए सर टॉमस रो आते हैं कि हम इस बार जो है जहांगीर को मना लेंगे यहाँ पर अपनी कोठी डालने के लिए, व्यापार करने के लिए। और जब यह पहुँचता है, सर टॉमस रो आता है तो जहांगीर से बात करता है, तो जहांगीर बोलते हैं ठीक है, हम आपके एक्सपीरियंस को देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर जो है कार्य करेंगे, हमें अच्छा लगा तो ठीक है आप कर सकते हैं। तो जहांगीर इनसे जो है कुछ जगह इनको देता है कि आप जाकर वहाँ पर कर की वसूली करिए और किस तरह से हम देखते हैं कि आप कार्यभार संभालते हैं। तो वह इन्हें देता है 3 जगह की जो है सौंप देता है कर वसूली के लिए। एक था इलाहाबाद और एक था मांडू का क्षेत्र और एक अजमेर। ये 3 क्षेत्र जो है वह सौंपता है किसको, सर टॉमस रो को, कि आप जाइए और इन जगहों पर जो है कर की वसूली करिए और इन सब जगह को इस तरह से डील करिए कि हमें अच्छा लग जाए और हम आपको जो है भारत में या अपने यहाँ जो है कोठी बनाने की अनुमति दे देंगे। इसके पहले वो लोग जो थे ब्रिटिशर्स, वह अपनी फैक्ट्री जो है फैला रहे होते हैं और फैलाने के क्रम में जब यह देखता है कि इलाहाबाद, मांडू, अजमेर कई जगह पर उसे मिल जाता है यहाँ पर रहने के लिए, तो वह समझ जाता है कि जो जहांगीर है वह एक दिन हमसे मान जाएगा। और इसी के क्रम में 1623 तक उन्होंने अपनी जो 1623 में अपनी जो कंपनी है, जो कोठी है, वह कई कोठी बना लेते हैं। कई कोठी बनाने के बाद अपनी जो है कोठी दक्षिण भारत में, उत्तरी भारत में कई जगह पर वह अपना स्थापित करने लगते हैं। इसी के क्रम में वह 1632 में ब्रिटिशर्स को जो है गोलकुंडा एक क्षेत्र है, गोलकुंडा के जो शासक थे वह इनसे जो है इम्प्रेस होने के बाद वहाँ पर इन्हें जो है मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। पहली बार जो इन्हें मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिलती है वह मिलती है गोलकुंडा के शासक के द्वारा 1632 में। 1632 में वहाँ पर जब इन्हें मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है, उसी के बाद ये लोग करते क्या है कि पहुँच जाते हैं कहाँ पर, मद्रास में। जब मद्रास पहुँचते हैं तो मद्रास में ये लोग करते क्या है कि अपनी एक 1639 में यह मद्रास पहुँचते हैं और मद्रास पहुँचने के बाद ये लोग वहाँ पर अपना एक फैक्ट्री और डालते हैं, जो यहाँ पर जो सेंट जॉर्ज फोर्ट के नाम जानते हैं। 1640 में सबसे पहले जो इनकी फैक्ट्री बनती है भारत में, जो सेंट जॉर्ज फोर्ट के नाम से रखते हैं। यह भारत में स्थापित पहला जो फोर्ट जो है वह बनता है भारत में, सेंट जॉर्ज फोर्ट के नाम से रखा जाता है 1640 में। 1640 में जो रखने के बाद ये लोग दक्षिण भारत में यहाँ पर जो है उनका जो कब्जा हो चुका होता है। इसके साथ साथ वो लोग पहुँचते हैं बंगाल के साइड में। अब बंगाल के साइड में पहुँचने के क्रम में सन 1951 में वह जाकर के भारत जो यहाँ पर
बंगाल के क्षेत्र में वहां पर भी शासन होता है किसका, पुर्तगालियों का। फिर से पुर्तगालियों का ये लोग जो है पहुंचते हैं पुर्तगालियों से, फिर से सामना होती है। जो हुगली एक क्षेत्र है जो बंगाल में पड़ता है, वहां पर इनकी फिर से सामना होती है पुर्तगाल से। लेकिन पुर्तगाल इस बार इनसे कुछ युद्ध करने के मूड में नहीं होते हैं, क्योंकि वह देख चुके थे कि हम इनसे जितनी बार लड़ रहे हैं उतनी बार हार रहे हैं, तो फायदा क्या है इनसे लड़ने के लिए। इसलिए वो लोग समझ जाते हैं कि आप भी आकर डाल लीजिए बगल में, हम तो हैं ही। और ये लोग पहुंचते हैं, ये लोग भी हुगली में स्थापित करते हैं 1651 में ये लोग भी पहुंच जाते हैं हुगली बंगाल में। और वहीं पर जो है विलियम फोर्ट 1651 में स्थापित कर देते हैं बंगाल में इनकी और एक कोठी स्थापित होती है जिसका नाम विलियम फोर्ट पड़ता है। उसके क्रम में जो उस समय थे शाहजहां भी इनसे जो कर लेते थे और इनको कभी भी मना नहीं किया कि आप जो है भारत में जो अपना फोर्ट बना रहे हैं। ये फोर्ट होता क्या है कि फोर्ट अपना जो बनाते हैं कोठी, और कोठी का जो घेराबंदी कराते हैं, घेराबंदी के कराने के क्रम में जो अपना सैनिक रखते हैं, इस तरह का जो व्यवस्था थी जिसे फोर्ट के नाम जानते हैं। और यह जब ये लोग देखते हैं, ये लोग कहते हैं कि हमें तो कर मिल रहा है, हमें बोलने की क्या आवश्यकता है। इस तरह से शाहजहां ने भी इनसे कोई विद्रोह नहीं की। और आगे जब औरंगजेब भी आता है वह भी इनसे विद्रोह नहीं करता है, वह भी देखता रहता है लेकिन बोलता नहीं है। उसके बाद एक बात और होती है जो 1661 में होता यह है कि जो 1661 में जो थे जेम्स द्वितीय जो थे वह जो है ब्रिटेन का राजा बन चुके हैं, वहाँ के राजा जेम्स द्वितीय। और जो पुर्तगाल की थी रानी कैथरीन मेयो, इनका जो विवाह होता है, रानी कैथरीन मेयो जो थी वो थी, ये थे ब्रिटेन के, और जो रानी कैथरीन थी ये थी पुर्तगाल की। अब पुर्तगाल भी सोचता है कि हम जो हैं भारत से कई तरह से हारे जा रहे हैं और ऐसा न हो कि हम भारत हमें छोड़ना पड़ जाए। इस तरह से वो लोग एक चाल चलते हैं, विवाह नीति अपना लेते हैं कि हम जो है विवाह करा देते हैं जेम्स प्रथम की, किससे, रानी कैथरीन से। रानी कैथरीन कहाँ की हैं, तो पुर्तगाल की हैं। और इस तरह से जब विवाह नीति में बन जाएंगे हम लोग तो युद्ध नहीं करेंगे। और करते क्या है कि युद्ध जो शादी करा देते हैं 1661 में जेम्स द्वितीय से होती है रानी कैथरीन की। और इसी क्रम में जो इनका विवाह होता है, विवाह होने के बाद जो ब्रिटेन के राजा थे इनको पुर्तगाली जो है मुंबई है इसे दहेज देते हैं। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दहेज जो है मुंबई वह किसे दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। 1661 में पुर्तगालियों द्वारा दिया गया था जेम्स द्वितीय को, जो ब्रिटेन के राजा थे। और विवाह किससे हुआ था, तो रानी कैथरीन के साथ। दहेज क्या मिला, मुंबई को दहेज में दे दिया। अब सोचिए मुंबई जो है एक शहर है वर्तमान में, इसे दहेज दिया जा रहा है पुर्तगालियों द्वारा। इसे जब वह दहेज दे देते हैं, दहेज देने के बाद जो जेम्स द्वितीय है वह करता क्या है कि 1668 में यह जो कंपनी जो ब्रिटेन की कंपनी थी, इस कंपनी को वह जो है वह दे देता है कि हमें आप टैक्स दीजिए। और जो आप जो है इनका कब्जा जो था ब्रिटिश का, वो तो जो है मद्रास बंगाल में, और अब आ गया दिल्ली। इन्हें जो दहेज में मिला था वह उन्हें 1668 में जो है दे देते हैं कि आप हमें कर दीजिए और आप जो है दिल्ली को एक
अपना शासक बनाइए और वहाँ पर भी आप व्यापार करिए, लेकिन हमें आप टैक्स देना होगा मुंबई को। और इस तरह से जो जेम्स ड्यूटी था वह उन्हें 10 पाउंड वार्षिक के रूप से दे देता है, वार्षिक के रूप में दे देता है कि आप हमें जो है वार्षिक 10 पाउंड यानी 10 लाख रुपए उस समय था, आज वर्तमान उस समय जो 10 पाउंड और आज के समय में 10 लाख रुपए आप हमें वार्षिक तौर से देंगे और पूरी मुंबई को आप अपने तरह से चलाएंगे। और इसी क्रम में जब यह पा जाता है ब्रिटेन पूरे मुंबई को, और अब इनका जो इलाका हो जाता है मद्रास, बंगाल और मुंबई, सूरत, इन जगह पर उनका फैलाव होता रहता है। धीरे धीरे वह भारत में फैल रहे हैं। उसके बाद जो है इनको दे देते हैं। फिर ये लोग करते क्या है कि 1687 में जो इनका सूरत में जो कोठी थी और कोठी को जो मुख्यालय था उससे वह 1687 में सूरत से उठाकर ले जाते हैं कहाँ पर, मुंबई में या जो है अपना केंद्र था, सूरत पहले बनाए थे अपना जो कोठी, वह उसको लेकर पहुंचते हैं मुंबई में 1687 में इनकी जो सूरत कोठी थी वह पहुंच जाती है मुंबई में। उसके बाद उधर ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन में एक युद्ध होता है, और युद्ध होने के बाद जो वहाँ के राजा बनते हैं, राजा के बनने के बाद उनके बीच में एक सभा बैठाई जाती है, जो 1688 में वहाँ पर संसद का गठन होता है। संसद का गठन ब्रिटेन में कब होता है, तो वह होता है 1688 में संसद का गठन हो जाता है। संसद के गठन होने के बाद जो अब कार्यभार चलेगा भारत में, वह एक नियम कायदा कानून से संसद के द्वारा जो पारित किया जाएगा वही ब्रिटेन में भी चलेगा। और जो भारत में जो मुगल जो ब्रिटिश थे वो इनका भी जो नियम कानून होगा उसको मानेंगे। और 1688 में वहाँ पर संसद का गठन हो जाता है ब्रिटेन में। उसके बाद अब आ जाते हैं 1688 के बाद इनका जो फैलाव है वह काफ़ी फैल चुका है, बंगाल में भी पहुंच चुके हैं, मद्रास में भी, मुंबई में, सूरत में, अन्य कई जगह पर, गोलकुंडा जैसे कई जगह पर, अहमदाबाद और कई जगह पर पहुंच चुके हैं। इनकी कोठी स्थापित हो चुकी है। धीरे धीरे भारत के कई हिस्सों को अपने कब्जे में कर चुके हैं ब्रिटेन। उसके बाद आते हैं 1717 में। 1717 एक ऐसी घटना थी, 1717 में इन्हें एक शाही फरमान जारी किया जाता है। किसके द्वारा? उस समय जो है, इस समय मुगल वंश के जो थे, मुगल वंश का जो शक्तिशाली दौर था वो खत्म हो चुका था और उत्तर मुगल वंश चालू हो चुका था। उत्तर मुगल वंश जो था इस समय जो चल रहे थे, जो मुगल वंश थे वो थे फारूक सियर। उत्तर मुगल वंश के जो शासक थे फारूक सियर इस समय 1717 में, और इनके दरबार में, फारूक सियर के दरबार में जो पहुंचता है वह जॉन सरमन, एक ब्रिटेन अधिकारी था। यह ब्रिटेन अधिकारी 1717 में पहुंचता है फारूक सियर के दरबार में और इनसे वह आग्रह करता है कि हमें बंगाल उस समय जो था, ढाका, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, ऐसे कई प्रांतों, 4 प्रांतों को मिलाकर उस समय बंगाल हुआ करता था। वर्तमान का जो बंगाल आज सिर्फ कलकत्ता है, लेकिन उस समय जो था ढाका, बंगाल, बिहार और झारखंड, इन 4 प्रांतों को मिलाकर बंगाल हुआ करता था। और जब जॉन सरमन उनके पहुंचता है दरबार में फारूक सियर के, क्योंकि जब उत्तर मुगल वंश चल रहा होता है तो मुगल वंश की जो शक्ति थी वह बहुत कम हो चुकी होती है। और इस तरह से जब वो पहुंचता है तो इनसे वह एक शाही फरमान जारी करवाता है कि आप हमें एक शाही फरमान जारी करिए कि हम भारत में कहीं भी अपना व्यापार करेंगे और व्यापार करने के क्रम में हम आपको टैक्स देंगे, न कि हम जो है मुक्त व्यापार करेंगे और आपको टैक्स देंगे और आपकी जो प्रजा है, जनता है, जो सेना है, वह हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। फारूक सियर मान जाता है, ठीक है हम आपको दे देंगे। और वो करते क्या है कि 3000 रुपए वार्षिक दौर से लेता है फारूक सियर। ब्रिटिश जो थे उस समय जो गए थे, इनसे कहता है कि हमें आप इतना देंगे, कितना, 3000 रुपये वार्षिक दर से आप पूरे भारत में व्यापार कर सकते, पूरे
बंगाल में व्यापार कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिर बात क्या होती है, 3000 में बात पहले होती है, फिर आ जाते हैं 10,000। 10,000 पे बात आ जाती है। ब्रिटिश जो थे वो मान जाते हैं, ठीक है हम आपको 10,000 रुपये वार्षिक के तौर से देंगे और हम पूरे संपूर्ण बंगाल में अपना मुक्त व्यापार करेंगे। मानने के बाद अपना वह शाही फरमान जारी हो जाता है। जारी होने के बाद ये लोग लेकर जाते हैं शाही फरमान। उसके बाद जो बंगाल के नवाब थे आगे चल करके जो आते हैं, क्लाइव, जो प्लासी का युद्ध होता है इसी फरमान के जरिए पर होता है। जो 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध जब खत्म होता है और जो बंगाल के नवाब थे वह मीर कासिम जो थे और ऐसे कई वहाँ के नवाब हुआ करते थे। उन नवाबों को जब पतन हो जाता है, अंत हो जाता है धीरे धीरे, तो पूरे बंगाल में जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे वह बंगाल पे छा जाते हैं, पूरे बंगाल को अपने कब्जे में कर लेते हैं। और जो बंगाल का पहला गवर्नर बनकर आता, पहला जो वहाँ का बंगाल का नवाब बनकर आता है वह वारेन हेस्टिंग, और इसी तरह से बंगाल में उनका पूरा संपूर्ण अधिकार हो जाता है। और होने के बाद वह अपना एक बंगाल का गवर्नर रखने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आता है 1833 चार्टर एक्ट। 1800 चार्टर एक्ट जब आता है, इसी एक्ट के तहत जो कंपनी का नाम रखा जाता है वह नाम रखा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश कंपनी का नाम पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी, वह 1833 चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी रख दी जाती है। और यहीं से धीरे धीरे जो था बंगाल का नवाब बनता है, धीरे धीरे आ जाते हैं भारत के नवाब, फिर भारत के वायसराय, और धीरे धीरे वो अपने पूरे भारत को जो है अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो आशा करते हैं कि जो अंग्रेज के ऊपर वीडियो बना है आज का वह आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमने अंग्रेज की जो प्रारंभिक स्थिति कैसी थी, वह कैसे उठकर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया और भारत एक दिन गुलाम बन जाता है। इस तरह की हमने पूरी नीति आज इस वीडियो में समझा है। अगर आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको 2 से 3 बार देखिए। देखने के बाद जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको भी आप रिप्लेस करिए, और रिप्लेस करने के बाद फिर आप समझेंगे कि हमारी तैयारी कितनी है। इसके बाद अभी जो यूरोप कंपनी और आई थी, फ्रांसिस कंपनी है, उसको भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। जो फ्रांसिस की कंपनी है कि उनके साथ जो कर्नाटक युद्ध होता है, फ्रांस और जो इंग्लैंड का युद्ध होता है जिसे कर्नाटक युद्ध देखते हैं, वो कंपनी कब आती है, उसका क्या कार्यभार था, उसको भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम सिर्फ अंग्रेज के बारे में देखते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।